नमस्कार। डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी के ऑनलाइन क्लासेस से मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के एमए सेकेंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पेपर से हम लोग एक टॉपिक को उठाते हैं। अभी 19th सेंचुरी के पॉपुलर अपराइजिंग्स पे चर्चा हो रही थी, जिसमें संथाल विद्रोह 1855-56, 1857 का ग्रेट रिवोल्ट महान विद्रोह पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद 1860 ईस्वी का नील विद्रोह आता है, जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में नील को लेकर बार बार विद्रोह होते रहे हैं। नील राष्ट्रीय आंदोलन का एक ऐसा मसला था जिस पर हमेशा से जो हमारे यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स थे और भारतीय जो नील के किसान थे, दोनों के हित परस्पर टकराते थे। इसका वजह ये था कि यूरोप में जब भी सिंथेटिक कलर की क्राइसिस होती थी तो फिर ये यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स भारतीय किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव बनाते थे। फिर इसमें दिक्कत कहाँ आती है? अगर नील की खेती का दबाव बनाया जाता है भारतीय किसानों पर और वो नील की खेती करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, ये भारतीय किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, एक अनुबंध करते थे। आज भी इस तरह की खेती होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है, लेकिन इस समय किसानों के वेलफेयर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तब ऐसी बात नहीं थी अंग्रेजों के ज़माने में। उस समय ऐसी कई सारी प्रथाएं चल रही थी। ददनी प्रथा, कमियोटी प्रथा, तिनकटिया प्रथा, गिरमिटिया प्रथा, ये सारी प्रथाएं थी। इसमें क्या करते थे अंग्रेज? मैं नील की खेती से संबंधित प्रथा के बारे में बता रहा था कि इंडिगो जो प्लांटर्स थे, यूरोपियन लोग, वो क्या करते थे कि भारतीय किसानों से एक अनुबंध करते थे, और यह अनुबंध होता था नील की खेती के लिए कि आप अपने खेतों में नील की खेती करेंगे और उसके लिए ये अग्रिम पैसा लीजिए। ये चीजें हैं। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? इस चीज को समझने वाली बात है। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें स्वेच्छा जैसी कुछ नहीं थी। यूरोपियन लोग आपसे नील की खेती जबरदस्ती कराते थे। आपके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर आप स्वेच्छा से खेती करते तो उसमें और महत्वपूर्ण फसल बोते, जिससे अच्छी आमदनी होती है आपकी। लेकिन अब नील की खेती आपको करनी है और अंग्रेज मन माफिक दाम पर उस नील की उपज को ले सकते हैं। दूसरी बात कि उस नील को आप खा नहीं सकते हैं, जबकि गरीबों के लिए जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ थी वो था खाद्य फसल, जिसमें चावल, गेहूँ, जौ, ये सब चीज़ें आता है। नील तो खा नहीं सकते हैं और नील की आवश्यकताएं भी आपके पास सीमित है, तो अंग्रेजों को बेचना ही आपके पास एक विकल्प था। अंग्रेज इसमें सीधे सीधे फायदा उठाते थे। एक्चुअली ये जो अंग्रेज थे, ये भारत के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच चुके थे और किसानों से मनमाना बर्ताव करते थे। जब दोनों के बीच में कांटेक्ट होती थी तो वहाँ पे
स्वेच्छा नाम की कोई चीज नहीं थी, हमेशा जबरदस्ती होती थी। साथ ही साथ इन पर जुल्म ढाए जाते थे। हाँ, कभी कभी इनकी सहमति भी ले ली जाती थी, लेकिन ज़्यादातर यह पूरी प्रक्रिया लाठियों के बल पर और बंदूक की नोक पर ही संपादित होती थी। यही अमानवीयता थी, यही असंवेदनशीलता थी जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली लोगों में धीरे धीरे इसके प्रति असंतोष व्याप्त होते जा रहा था, लेकिन कहीं विद्रोह नहीं हो रहे थे, कहीं बलवा नहीं हो रहा था, कहीं आगजनी नहीं हो रही थी, कहीं विप्लव नहीं हो रहा था। फिर विद्रोह हुआ कैसे, इस चीज को समझना है हमें। बड़ी दिलचस्प घटना है। इसमें कलारोवा के एक डिप्टी कलेक्टर होते हैं हेमचंद्राकर। हेमचंद्राकर से सरकारी रिपोर्ट पढ़ने में एक चूक हो जाती है। चूक ये होती है कि वो भूल बस रिपोर्ट ये ऐसे पढ़ देते हैं जिसमें उल्लिखित है कि अब किसान अपने मन माफिक फसलों की खेती कर पाएगा। साथ ही साथ इसमें किसान जो है, रैयत है, खेतों पर उनका अधिकार रहेगा और इस व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस प्रशासन इनकी मदद करेगी। बहुत बड़ी खबर थी। यही तो बंगाल के नीलहे किसान चाहते थे। पूरे बंगाल में ये खबर जंगल की आग की तरफ फैली। अब क्या था, किसानों ने जल्दी जल्दी आवेदन, अर्जियां प्रदर्शन करके अपनी अधिकारों की मांग करने लगे कि इसको लागू किया जाए। जब ऐसी बात आपने पढ़ी है, लेकिन ऐसे कैसे किसानों के शोषण का अंत होने जा रहा है। इसी में दो पूर्व कर्मचारियों का नाम आता है, एक दिगंबर विश्वास और दूसरे विष्णु विश्वास। इनके नेतृत्व में किसान एकजुट होने लगे और इन लोगों ने सामूहिक रूप से नील की खेती को बंद कर दिया। इसी बीच में सितंबर के महीने में, ये पूरी घटना 1860 की है, तो सितंबर के महीने में जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, ये किसानों के खिलाफ लठैतों को भेजते हैं। लेकिन चूंकि किसान एकजुट हैं, संगठित हैं, तो ये लठैत अपने कारनामे दिखा नहीं पाते हैं और लठैतों को वापस जाना पड़ता है। किसानों को इस घटना से काफ़ी हौसला अफजाई हुआ और अब धीरे धीरे किसान और संगठित हुए और जुझारू हुए और अब सरकारी संस्थानों पर हमले शुरू कर दिए। पुलिस की चौकियां फूंक दी जाती है, कारखानों पे हमले किए जाते हैं। जब जमींदार रैयतों पर राजस्व वसूलने का प्रयास करते हैं तो अब तो राजस्व भी देने से लोग मना कर देते हैं। कहाँ नील की खेती करने की बात हो रही थी जबरदस्ती, और अब किसान अपने खेतों के राजस्व देने को तैयार नहीं है। अंग्रेज उल्टे फंस जाते हैं इस आंदोलन से और किसान संगठित होकर पैसा इकट्ठा करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आंदोलन अब दूसरे दिशा में जा रहा है। एक और चीज होती है इस आंदोलन के दौरान, ये जो किसान हैं, संगठित जो आंदोलनकारी हैं, ये उन जो ब्रिटिश या यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स हैं, इनके यहाँ जो भारतीय काम कर रहे हैं और उनको अभी भी सहयोग कर रहे हैं, इनका ये लोग सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं ताकि जो इंडिगो प्लांटर्स है उनको अकेला किया जा सके मैदान में। युद्ध जीतने का सबसे बड़ा तरीका है कि दुश्मन को अकेले किया जाए, उसको मित्र रहित किया जाए। किसान इस तरकीब में माहिर है और देखते देखते बंगाल से नील के कारखाने बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नील की खेती नहीं होगी, किसान उसमें मजदूरी नहीं करेंगे, तो नील के कारखाने भला कैसे चलेंगे। और इस तरह से
धीरे धीरे यह नील आंदोलन अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी सी हम इसकी विशेषता की भी बात कर लें कि कैसा है ये नील आंदोलन। तो इस नील आंदोलन में हम देखते हैं कि रैयतों ने पूरे अनुशासन का परिचय दिया, अपने जुझारूपन का परिचय दिया, अपनी एकजुटता का परिचय दिया। आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व पक्ष है और जो भागीदार पक्ष है, आंदोलन में भागीदारी करने वाले लोग हैं और जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, दोनों लोग अपनी भूमिका को एक तरह से पूरी गंभीरता से लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से अंजाम देने का भी प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ इस आंदोलन में बंगाल की जो एक बुद्धिजीवी वर्ग था, एक इंटेलेक्चुअल क्लास था, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। इसमें एक नाम आता है हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिचंद मुखर्जी का। हरिचंद मुखर्जी इस आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ों को, तो बंगाल के नील आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों को तो वो लगातार कवर कर ही रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में लेख लिखे, जनसभाएं आयोजित की और ब्रिटिश शासन के समक्ष उन्होंने किसानों के फेवर में बहुत सारे ज्ञापन जारी किए। तो इस तरह से बुद्धिजीवियों के इस आंदोलन में शामिल होने के बाद ये आंदोलन और भी धारदार हो गया। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में किसानों का यह आंदोलन, किसानों का यह संगठित विद्रोह हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। और इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि किसान को, भारतीय किसानों को, विशेष रूप से ग्रामीण किसानों को हमेशा से कमजोर समझा जाता रहा है। तो इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, सही ढंग से किया। इन सब कहानी, इन सब तरह के प्रसंगों का इन प्रसंगों पर आधारित एक पुस्तक है। उस समय के दीनबंधु मित्र एक साहित्यकार हैं, नील दर्पण उनकी एक रचना है, उसमें यह सब चीज़ों को जगह दिया गया है। नीलहे किसानों की दुर्दशा को जो सजीव और सटीक ढंग से इसमें चित्रित किया गया है, दिखाया गया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। बुद्धिजीवियों की बुनियादी आंदोलन में यह भागीदारी एक नई परंपरा को जन्म दे रही थी, क्योंकि बुद्धिजीवी अभी तक इन आंदोलनों से अलग रहे। यहाँ तक कि 1857 में, जस्ट इससे पहले जो आंदोलन हुआ था 3 साल पहले 1857 की लड़ाई, उसमें भी बुद्धिजीवी अंग्रेजों का साथ देते हुए दिख रहे हैं। वो भारतीय आंदोलनकारियों के साथ नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में बुद्धिजीवी इन किसानों के साथ है। कुछ तो कहते हैं कि ईसाई मिशनरियां भी इस आंदोलन में किसानों का साथ दे रही थी। और सबसे बढ़कर है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ब्रिटिश जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो पीछे हट गए, अपने कारखानों को बंद किए, लेकिन कोई हिंसक प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने नहीं दिखाया, जिस तरह से वो आगे के आंदोलनों में दिखाते रही है। इसकी वजह क्या थी? वजह साफ है। कुछ दिन पहले 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति में उस आंदोलनकारी, उन भारतीयों के रक्त की जो बूंदें थी, वो अभी भी अंग्रेजों के मन मस्तिष्क में धुली हुई नहीं थी। उस चीज़ को अंग्रेज याद करते हुए इसके खिलाफ कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करने से बचते रहे। एक बीच बचाव का रास्ता निकाल रहे थे अंग्रेज। और 1860 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक सकारात्मक कदम उठाया, एक नोटिफिकेशन जारी करके नीलहे किसान थे बंगाल के, इन पर इस तरह के अत्याचार को बंद कर दिया गया। नील की खेती भी बंद कर दी गई और इस तरह के जोर जबरदस्ती वाली परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। निश्चित रूप से जो 1918 ईस्वी का चंपारण में, बिहार के चंपारण में जो नीलहे किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, इस तरह का आंदोलन नहीं था, क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी जैसा व्यक्ति जुड़ गया था और देश के नामी गिरामी जो पॉलिटिशियन थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, जो एडवोकेट थे, ये सब लोग इसमें जुड़ चुके थे आंदोलन में। तो वो रूप तो नहीं दे पाए इस आंदोलन को, लेकिन इसके बावजूद भी छोटे छोटे लोगों के द्वारा भी
इस आंदोलन को अंजाम दिया गया और इसका इतना सकारात्मक परिणाम निकल कर आया, निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में 1860 ईस्वी के नील आंदोलन को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। फिर अगले इसी कड़ी में हम लोग अगले जो पॉपुलर अपराइजिंग्स हैं, जो अगले विद्रोह हुए हैं, इस पर हम लोग तहकीकात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।